चले भाई, आज जो मेरी वीडियो है वो कुछ कंटेंट को लेकर के है। जो हम चैप्टर 1 पढ़ाए हो ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, यानी कि वो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेगा और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो वो चैप्टर 1 के लिए, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड में उनको भी वो कर सकता है कवर, जो मैं आज टॉपिक डाल रहा हूँ अपना। तो वे जो मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाई ना, उनसे ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आज उन्हीं के बारे में सिर्फ मैं बात करूंगा। तो उसमें सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कुछ पॉइंट्स है उसमें, जो मेरा आज पहला पॉइंट है वो है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। आज मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, यानी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के बारे में बात करता हूं। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सा था। हाँ, थोड़ा सा मेरा राइटिंग हल्का सा ऊपर पहुंच जाता है टेढ़ा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पहली बात समझना कि यहाँ पे दो फंक्शन को मिला करके जो एक फंक्शन बनता है। तो पहले मैं छोटी सी मैंने पहले ही बताया था, मैं आज वो भी कर देता हूँ। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लीजिए, वो है अलजेब्रा प्रॉपर्टी। अलजेब्रा प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। तो ये थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये है अलजेब्रा प्रॉपर्टी ऑफ टू फंक्शन, या अलजेब्रा प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। तो बहुत सिंपल सी बात है। मान लो कहता है इफ यू हैव टू फंक्शन f एंड g, ठीक है, सच एज इस प्रकार से हैं कि f भी एक r से r पे जा रहा है एंड g भी r से r पे जा रहा है। तो देन सुनना ध्यान से भैया। तो देन अगर मैं आपसे बात करूं, मान लो एंड ऐसे लिखते, चलो यहां पे लिखते हैं एंड fx इक्वल टू है x प्लस 3 एंड gx इज इक्वल टू है 2x प्लस 5। मान लो ये क्वेश्चन है, पहले बता चुका हूं इसके बारे में। तो जरा देखते रहिए, मतलब ध्यान से, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ यू हैव टू फंक्शन f एंड g इस प्रकार से है एंड डिफाइन एज ऐसे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूं आपसे, पहली प्रॉपर्टी की पहली। तो देन फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि एडिशन प्रॉपर्टी, fx प्लस gx इज आल्सो ए फंक्शन, इज आल्सो ए फंक्शन। ये एक फंक्शन होगा। ये 11th टॉपिक है, बस मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कुछ लोग बहुत कंफ्यूज है, यहाँ इनटू कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कंफ्यूज है। कुछ नहीं करना भाई, पहले देखो ध्यान से कि इन दोनों का एडिशन कब पॉसिबल है, जब इनका इंटरसेक्शन सेम हो या दोनों का डोमेन सेम हो, यानी कि जो दोनों का डोमेन है ना वो सेम होना चाहिए, तभी तो आप ऐड कर पाओगे। अब आप देखो कैसे ऐड कर पाएंगे। तो इसको लिखते हैं f प्लस जी, बाहर ले लेते हैं x। ये दो फंक्शन है, अभी एक फंक्शन है, यानी इन दो फंक्शन का सम एक पे डिफाइन हो रहा। तो आप खुद देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनको जोड़ दीजिए आप। x और 2x 3x, 5 और 3 8 हो जाएगा। अगर किसी को भी डाउट नहीं समझ में आ रहा हो तो सुन लेना ध्यान से। अगर आप यहाँ 1 डालते हैं तो कितना मिलेगा, 3 और 8 11 मिलेगा रिजल्ट। और यहाँ पे डाल देख लो आप f1 और g1। f1 की वैल्यू कितनी होगी 4, और इसके लिए कितनी होगी 2 और 5 7, 7 और 4 11, बिल्कुल सेम वाली नारी। तो ध्यान है डिफाइन कैसे करते हैं, सम कैसे होगा, f प्लस जी डिफाइन ऑन x। x यहाँ पे कॉमन वेरिएबल है, यानी कि इन दोनों का सम x पर डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे x इन दोनों का सेम डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप जो भी डालोगे सेम तो डालनी पड़ेगी, उस पर तो जुड़ेगा। अभी थोड़ा ना यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 डाल कर जोड़ दो, वो गलत हो जाएगा। तो जुड़ेगा सेम वैल्यू के लिए। किसके लिए? ये नहीं कि यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो। अब बताओ, नहीं भैया, सेम वैल्यू के लिए। तो मैंने इसलिए कहा डोमेन सेम होगा। सिमिलरली अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, fx इंटू gx कितना होगा भैया? तो आप यहाँ पे fx इंटू gx कर रहे हो कितना, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5। तो आप इसे कैसे लिखोगे? मैंने कहा डोमेन सेम होना चाहिए, तो आप इसको लिखते हो f इंटू जी डिफाइन ऑन x। ये नहीं कि ये x इसका जो है, नहीं भैया, दो फंक्शन की प्रोडक्ट डिफाइन तो एक ही वेरिएबल पे होगी। जैसे मान लो मैं आपसे कहना भैया f1 इंटू g1 कितना होगा, आप 1 रखो यहाँ पे, 4 1 रखो यहाँ पे, 2 और 5 7, कितना आया 7 चौक 28, 28 आंसर आया। जरा यहाँ रख के देखना, 4 और यहाँ रखो 7, भैया सेम आंसर आएगा नहीं आएगा? तो यहां ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दो फंक्शन की प्रोडक्ट। तो ये भी एक फंक्शन ही होगा और डिफाइन हो रहा होगा अपने कॉमन वेरिएबल x पे। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे। सिमिलरली अगर थर्ड की बात करें, वो क्या होगी, f अपॉन जी एक्स, यानी fx अपॉन जी एक्स। ये भी एक फंक्शन होगा, ये होगा रेशनल फंक्शन, यानी कि x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 5।
तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का तरीका जो होगा वो ध्यान समझेगा भैया अच्छे तरीके से। ये लिखा जाएगा f अपॉन जी एक फंक्शन है जो x पर डिफाइन है, यानी देखो आप डोमेन तो सेम लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 3 और अपॉन में 2x प्लस 5। अगर मैं आपसे कहना हूं यहाँ पे भैया f अपॉन जी की वैल्यू निकालनी है ऑन 1, तो 1 डाल दोगे यहाँ पे, तो 3 और 1 4 और यहाँ पे होगा 2 और 5 7। चाहे आप करके देख लो, अगर डिवाइड करते हो इसकी वैल्यू कितनी है f1 की 4, gx की 7, तो 4 अपॉन 7 नहीं आएगा क्या। तो ध्यान रखना लिखते कैसे हैं, f अपॉन जी डिफाइन ऑन x, डोमेन सेम होना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ डिफाइन यहाँ पे माइनस हो जाए, फोर्थ क्या है fx माइनस gx, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल इसको यहाँ सेपरेट कर दीजिएगा। तो x माइनस 2x कितना होगा माइनस के x, देख रहे हो थोड़ा सॉरी यहाँ पे गैप कम रह गया तो मैं यहाँ देता हूँ यहाँ पे, तो आराम से देखे ध्यान से। अगर मैं यहाँ माइनस की बात कर दूं, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है fx माइनस gx, fx माइनस gx, तो आप खुद देखें इसकी वैल्यू कितनी होगी x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 5, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस के x माइनस के 2 आएगा। अरे x में से 2x गए माइनस का x, 3 में से 5 गए माइनस के 2। अब आप इसको क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे f माइनस जी, ये एक फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है x पर। बात तो ये होगी, देखो आप खुद देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ 2 रखते हैं तो आंसर कितना है माइनस के 2 माइनस के 2, माइनस के 4 आंसर आया। आप यहाँ रख के देखो 2 रखो, यहाँ 2 और 3 5, भैया 2 दूनी 4 और 5 9, माइनस कर दूं तो कितना आंसर आ गया माइनस के 4 आया नहीं आया, सेम आया। तो पहले समझे ध्यान से कि डिफरेंस भी इस तरह से डिफाइन होगा, बस डोमेन सेम होना चाहिए। इसी प्रकार से कंपोजिशन भी क्या है, 2 फंक्शन एक फंक्शन ही होगा, ये अलजेब्रा प्रॉपर्टी है। बस 11 से इसमें एक टॉपिक और जुड़ गया, वो जुड़ गया कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, मात्र इतनी सी बात है। अब उसको क्लियर करते हैं, यानी ये तो सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो अब जरा बात करता हूं आगे के लेकर के, तो आगे क्या करना वो देखे ध्यान से, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लड्डू सी बात है, कुछ नहीं है। तो कहता है कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, जैसे ये अलजेब्रा प्रॉपर्टी थी ऐसी छोटी सी प्रॉपर्टी ये। तो आपको देखो अगर आपके पास कोई 2 फंक्शन है भैया, इफ यू हैव 2 फंक्शन f एंड g, तो आप खुद आइडिया ला सकते हैं, देन कंपोजिशन क्या होगी, कंपोजिशन ऑफ बोथ क्या होगा, इज फोग और गोफ। 2 ही तो होगा कंपोजिशन, या तो फोग होगा या गोफ होगा, ऐसे निकालोगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जो फोग आया ये एक फंक्शन की तरह लाई करता, ये भी एक फंक्शन ही होगा, तो ये फंक्शन से ही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। फंक्शन प्रॉपर्टी क्या आती, 4 काइंड थे, वही बात यहां पर होगी। तो उनमें 2 प्रमुख हैं, कौन से, 1 1 और ऑन 2। तो अगर मैं मान लो आपसे बात करता हूं, पहले पकड़ लो गोफ या फोग पकड़ लो, पहले क्या पकड़ लो फोग, फिर बाद में लेते हैं हम गोफ को, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 ये इंपोर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। वो ये कहता है क्या कि इफ फोग इज होल्ड ऑन टू मैपिंग, है 1 1 लिख लो पहले, इज होल्ड 1 1 मैपिंग, तो देन G मस्ट बी 1 1 फंक्शन। मतलब क्या हुआ, अगर फोग 1 1 मैपिंग होल्ड करता है तो जरूरी ना कि f1 1 हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये 1 1 है तो इसमें जो पहले वाला है वो मस्ट बी 1 1 होना चाहिए। अगर गोफ की बात होगी तो गोफ अगर 1 1 है तो f मस्ट बी 1 1 होना चाहिए, यानी पहले वाला 1 1 होना चाहिए। अब माइंड आ रही है कैसे, एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं, इसके बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फोग अगर 1 1 है तो जरूरी ये है कि g मस्ट बी 1 1 होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। चाहो तो एक एग्जांपल ले लो, आपकी इच्छा है, लो बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा भाई एक g एक फंक्शन है जो सेट a से सेट b पर जा रहा है, और इस प्रकार से है कि अगर मान लो यहां पे ऐसे लिखे गए हैं 1 2 3 और यहां x y z और w, ठीक है। 1 से x है, 2 से y है और 3 से z है। एंड एक अनदर फंक्शन है f, वो b से c पे जा रहा है, b से c पे जा रहा है, और जो आपके पास c है वो है a b c, देख पा रहे हो ध्यान से। और यहां कितना है x y z w, ठीक। x की a इमेज है, y की b है, z की c है और w की c है, दोनों की c इमेज है। अब देखो यहां पे
कि जो यहाँ f है वो 1 1 नहीं है, 1 1 तो ये है, ये 1 1 है, लेकिन ये क्या है, मैनी 1 है। अब अगर इनके दोनों कंपोजिशन की बात की जाए, इन दोनों कंपोजिशन की बात की जाए, यानी कि हम बात करते फोक की, है ना, फोक की तो बात करते, तो फोक यानी डिफाइन तो जी से लिया जाएगा। आप यहां डालेंगे एलिमेंट, तो सोचो ध्यान से, आप पहले क्या लिखोगे, एक एलिमेंट तो डालोगे यहां पे, अगर यहां 1 डालते हैं तो f कंटेन कर लेगा g1 को, और भैया g1 की वैल्यू कितनी होगी इसके हिसाब से x, और fx की वैल्यू कितनी है यहां से a, हाँ या ना। तो आपके पास क्या मिला, मैपिंग क्या मिली, आपके पास मैपिंग ही मिलती है भैया, किसकी वैल्यू, फोक की, कि भैया 1 डालने पे में a मिलता है, ठीक है। अब यहां डाल दो भैया 2, क्या डाल दो 2, क्योंकि हमें g से लेना पड़ेगा, तो यहां क्या करेगा, f इज द फंक्शन ऑफ g, g इज द फंक्शन ऑफ 2, तो क्या करेगा, f कंटेन कर लेगा g2 को। अब g2 की वैल्यू कितनी है, वो है y, और fy की वैल्यू कितनी है, b, तो खुद देखो 2 से कहां पर आ गया, b पर आ गए, हर एक की अपनी अलग अलग मिल रही है। अगर मैं यहां बात कर दूं फोग 3 की, फोग 3 की, आप खुद देखो यहां पे क्या मिलेगा, फोग 3 के लिए, तो f कंटेन कर लेगा g3 को, तो यहां पे होगा f डिफाइन होगा g3, और g3 की वैल्यू कितनी है, z, और z की यानी fz की वैल्यू कितनी है, c, तो आपके पास क्या होगा, 3 से हम पहुंच गए c पे। तो देखो आपके पास फोग 1 1 है ना, है, हर एलिमेंट की अपनी एक सिंगल इमेज है, नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोग 1 1 होगा, कब होगा, जब g मस्ट बी 1 1 हो, चाहे अब आपके पास f11 हो या ना हो, ये नहीं है, पर वैसे कुछ ही कंडीशंस होती हैं, आप समझ गए, ये तब है जब इसके 1 1 हो, यानी इसके जो कोडोमेन में एक अधिक एलिमेंट हो, एक अधिक एलिमेंट हो, और यहां पे उन दोनों की सेम हो। वैसे अगर ये फोग 1 1 है ना, तो भैया f भी 1 1 हो सकता है, g भी, पर लेकिन सही बात तो ये है कि कहे ना, अगर f11 और g भी 1 1, तो फोग तो 1 1 होगा, 100% होगा, उस टाइम गोफ भी 1 1 होगा। पर लेकिन अगर मैं पूछूं भाई फोग 1 1 हो, तो उसकी जरूरी कंडीशन क्या है, क्योंकि 1% ये भी तो गलती वाली बात तो है ही ना, है, तो उसमें चांस क्या कहता है कि अगर फोग 1 1 है तो भैया जी तो मस्ट भी 1 1 होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। तो सिमिलरली दूसरा पॉइंट हमें क्या कहता है भैया, ये भी बहुत आसान सी बात है, इसके बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहता, सुन लिए ध्यान से। वो कहता है अगर आपके पास फोग ऑन टू है, ध्यान रखना ये बात गोफ में भी थी, अगर गोफ 1 1 है तो f मस्ट बी 1 1, यानी पहले वाला 1 1 होना चाहिए। अगर वो कहता है भैया फोग या गोफ इज ऑन टू, तो आप समझ सकते हो, तो देन f मस्ट बी ऑन टू, यानी जो सेकंड वाला है ना, ये क्या होना चाहिए, ऑन टू। अगर दोनों हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही ना है भाई, दोनों है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर फोग में ये ऑन टू है तो देन f मस्ट बी ऑन टू, यानी सेकंड वाला ऑन टू होना चाहिए। अगर दोनों है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके ऊपर सेम आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत लड्डू सा एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है, ऐसे एनसीईआरटी में भी है, तो मैंने आपको सामने क्लियर कर दी मेरी बात, ठीक है। अपना दिमाग लगाइए, सोचे इसके ऊपर, बहुत लड्डू सी बात है। अब ये आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अच्छा तीसरा ये बोल सकता है कि मान लो आपके पास कोई f और दो, मतलब f और g, सॉरी मैं दोनों बोल गया, f और g अगर दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शन है तो भैया उनका कंपोजिशन जो भी आएगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। तो सोचने वाली बात है ही नहीं, मैं पहले बोल चुका हूं, अगर f भी 1 1 है और g भी 1 1 है तो उनका कंपोजिशन तो क्या बनेगा, 1 1 होगा। अगर दोनों ऑन टू है तो वापस से क्या बनेगा, ऑन टू ही बनेगा। तो आपका तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से कि भैया समझने वाली बात ये होगी कि अगर फोग की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, फोग की बात कर रहे हैं, फोग 1 1 है तो g 1 1, फोग ऑन टू है तो f मस्ट बी ऑन टू, होल्ड करना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो दोनों ही 1 1 है तो इनका कंपोजिशन 1 1 होगा। दोनों अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा, खत्म बात। ये मैंने आपके यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी कर दिया क्लियर। अब बात करते हैं इनवर्स। ये थर्ड वाला टॉपिक क्लियर हो गया ना कि अगर f एंड g बाइजेक्टिव हो तो फोग भी बाइजेक्टिव होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, वो कहता है भैया इनवर्स ऑफ गोफ या फोग, इनके इनवर्स की बात करते हैं। तो देखिए भैया गोफ का होल इनवर्स क्या होता है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, या उल्टा लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑर्डर। आप इसको यहाँ प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गोफ का होल इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, यानी ये रिवर्सल प्रॉपर्टी है तो इसका इनवर्स इस तरीके से लिखा जाता है।
और प्रूफ करने की अगर बात है तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर खुद देखें ध्यान से। पहले आपको यहाँ पर गोफ का होल इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले जी से इंटू करोगे ना आप, जी से इंटू करोगे ना आप, तो मैं जी से इंटू करता हूँ, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इंटू जी कर दिया यहाँ पे, तो ये इसके साथ डिफाइन होगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कंटेन कर लेगा जी को, यानी यहाँ पे एक्स में कोई वेरिएबल नहीं लेगा, जनरली प्रूफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ इनवर्स कंटेन कर लेगा जी इनवर्स ऑफ जी को, दोनों कंटेन कर लेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो भी आप सोच सकते हैं, यानी आई मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो खुद का इनवर्स वहीं पर लाकर छोड़ देगा। अब ये तो हो गया इसके बारे में। अगर मैं इसमें अब क्या कर दूं, एफ से इंटू कर दूं, तो भैया यहाँ पे होगा एफ इनवर्स, तो आई तो सिंपल ही है, इंटू एफ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, एफ इनवर्स कंटेन कर लेगा एफ को, और यहाँ कितने की वैल्यू आई, तो खुद देख लो, गोफ का होल इनवर्स कितना होगा, गोफ। ये तो मैं बोला था आपसे बहुत देर से कि इसको ये तो प्रूफ किया जाएगा, तो सीधी सी बात ये है कि गोफ का होल इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होगा। मेरी बात ध्यान रहेगी, एक टॉपिक ये क्लियर होगा कि आपको ध्यान रखनी है कि गोफ का होल इनवर्स कितना होता है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये आपका टॉपिक क्लियर होगा जी। अब कुछ पॉइंट्स की मैं बात करता, जैसे कि अब ये टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा मेरा सेकंड वाला, नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग। किसी कोई पूछ रहे थे कि भैया मान लो आपके पास कोई दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो मान लो सेट के ए के अंदर ए बी सी और यहाँ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो पूछा नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग, यानी कोई एक फंक्शन है जो ए से बी पे जा रहा है, ए से बी पे, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग बिटवीन टू सेट्स। तो देखिए भैया 1-1 का मतलब क्या हुआ कि ये इस पर जाएंगे, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब बिल्कुल बहुत सिंपल और लड्डू सा क्वेश्चन है। 1-1 मतलब कि सबकी अपनी एक सिंगल मिलनी चाहिए। तो देखो इसके पास कितनी चॉइस है जाने के पास, पहले के लिए 4 चॉइस है नहीं है, आप खुद सोचिए ध्यान से, तो यानी ए के पास 4 ऑप्शन है कि वो इनमें से किसी के पास भी जा सकता है। अब रिपीटेशन तो अलाउ नहीं होगा, ये परम्यूटेशन वाली बात हो रही है। ए के पास 4 ऑप्शन है, अब वो किसी एक को तो रखेगा, जिसको भी रखे काट दो। अब कितने ऑप्शन बचे, दूसरा लिखे 3 बचे। अब दूसरे 3 हो गए ऑप्शन खत्म, अब यहां कितने बचे एलिमेंट, कोई 2 ही तो बचेंगे, उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, 2। तो आप कहते हो भैया आप कहना क्या चाहते हो, भैया इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ n एलिमेंट है, कितने n, और यहाँ कितने हैं m, तो नंबर ऑफ 1-1, नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग क्या होती है भैया, m p n होगी, कितनी होगी, m p n, और इसलिए हम m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल, यानी npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। अगर आप इसकी बात करते हैं यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 कितना मिलेगा भाई आपके पास, 4 माइनस यानी 1 फैक्टर मिलेगा। इसको ओपन कर दिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टर 1 से 1 कट जाएगा, तो आपके पास सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हमें ऑन टू की बात करनी हो, अच्छा ये तो आप समझ गए होगा, यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप तो समझ गए NP-N या फिर MP-M अगर बराबर हो गए। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए भी बहुत सिंपल सी बात है, उसमें उल्टी मैपिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बस ऑन टू के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग के लिए ये उल्टा हो जाएगा NP-M। तो ध्यान रखना यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे जो n है ना वो लेस देन इक्वल टू m हो सकता है, तो सेम यहाँ भी हो क्या, m लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। पर लेकिन एक बात ये कि अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा हो गया एलिमेंट, तो फिर वो 1-1 निकल आएगा, तो 1-1 निकल आएगा तो ऑन टू नहीं होगा। तो यह लिखने के लिए ऐसी बात होती है, पर जो सही मीनिंग है वो ये होगा कि यहाँ पे m इक्वल टू n होना चाहिए, बात ध्यान नहीं रहेगी। पर लेकिन बोलते ऐसा कि m लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट हो गए तो फिर 1-1 नहीं रहेगा, तो प्री इमेज क्लियर नहीं हो पाती। तो ऑन टू के लिए वैसे कंडीशन होगी कि m इक्वल टू n होना चाहिए। ये आज का टॉपिक था, तो मैंने कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिया, आपके 1-1 ऑन टू की बात कर दी है, ठीक है। तो मेरी तरफ से टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, इसमें और कोई पॉइंट्स नहीं बचे हैं, ये मैं आपके सब यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है जी।